नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत जापान को पीछे छोड़ चुका है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह खबर काफी चलाई गई और मोदी सरकार का डंका बजवाया गया। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम के हवाले से यह खबर चलाई गई, लेकिन अब नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी कुछ और ही कह रहे हैं। उनका कहना है कि अभी भारत ने जापान को पीछे नहीं छोड़ा है, बल्कि 2025 के अंत तक ऐसा हो सकता है। इसके बाद कंफ्यूजन बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमी का आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नाम मात्र जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो जापान की 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी से थोड़ा अधिक है। नीति आयोग के मेंबर विरमानी ने आईएमएफ द्वारा अपनी रिपोर्ट में साल 2025 के लिए जारी आंकड़ों के बारे में कहा कि यह सटीक आंकड़ा पूरे साल की जीडीपी के लिए है। उन्होंने ये साफ किया कि इस आंकड़े में भारत के लिए पूरे साल की जीडीपी जापान से ज्यादा होगी, ये बताया गया है। हालांकि सटीक आंकड़ा जनवरी या फरवरी में जारी किया जा सकता है, क्योंकि पूरे साल की बात कर रहे हैं, ना कि कुछ महीनों की। हालांकि इससे पहले 24 मई को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर को लगातार लोगों के बीच पहुंचाने में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने नेहरू को फिर पहलगाम अटैक से जोड़ने का काम किया। उन्होंने सरदार पटेल का जिक्र कर कहा कि अगर कांग्रेस ने सरदार पटेल की बात मान ली होती तो 75 साल से चल रहा आतंकी घटनाओं का सिलसिला रुक जाता। उन्होंने कहा कि 1947 में मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी जंजीरें लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर मुजाहिदीनों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो 75 साल से चल रहा यह सिलसिला देखने को नहीं मिलता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आज पंडित नेहरू की पुण्यतिथि है और आज के दिन भी देश का स्वयंभू सर्वोच्च नेता और इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाला मास्टर डिस्टोरियन नेहरू विरोध में सक्रिय है। ये बेहद दुखद है और निंदनीय प्रयास है उन गंभीर सवालों से ध्यान भटकाने का जिनका जवाब उन्हें देना चाहिए। जयराम रमेश ने फिर से वही सवाल रखे जो राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अभी तक पहलगाम हमले के आतंकी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। ट्रंप के सीजफायर के दावे पर अभी तक मोदी चुप क्यों हैं, वो भी जब उन्हीं बयानों के कारण ऑपरेशन सिंदूर को रोकना पड़ा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि चीन और पाकिस्तान के बीच गहराता सैन्य गठजोड़ अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो चुका है, फिर भी प्रधानमंत्री चुप हैं। चीन को उन्होंने 19 जून 2020 को सार्वजनिक मंच से क्लीन चिट दी थी और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। भारत को बार बार पाकिस्तान के साथ एक ही तराजू में रखे जाने पर और पाकिस्तान को अलग थलग करने की हमारी कूटनीति तथा वैश्विक नैरेटिव की विफलता पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है, वहीं 22 अप्रैल की रात से आज तक बीजेपी की ओछी राजनीति में कोई कमी नहीं आई है। एक तरफ पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए जाएं, वहीं बीजेपी के लोग कश्मीर के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, देश के अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। इसके साथ ही बीजेपी द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही थी। एक सत्ताधारी दल का स्तर है। सच्चाई यह है कि बीजेपी ने आपदा में अवसर ढूंढा है, जो बहुत ही पीड़ादायक बात है। इसलिए ये सवाल आने वाले कई दशकों तक पूछा जाएगा कि जब देश में आपदा आई थी तो कौन क्या कर रहा था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति का नतीजा यह है कि कुवैत ने पाकिस्तान पर से वीजा पाबंदी हटा दी है। कुवैत पाकिस्तान लेबर ट्रीटी साइन करने वाला है। उधर यूएई ने पाकिस्तान को 5 साल की वीजा अनुमति दे दी है। हमारी विदेश नीति का नतीजा ही यह है कि नेपाल, भूटान भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। इस पूरे संघर्ष में पता चल चुका है कि चीन और पाकिस्तान कैसे एक साथ सामने आए, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। आखिर ये सरकार हाइफिनेशन होने क्यों दे रही है। इस सरकार के ट्रोल्स ने जिस ईरान के बारे में भद्दी टिप्पणियां की, उसने कल खुलकर कहा कि पाकिस्तान आतंक को शरण देता है। पीएम मोदी ने गुजरात में पाकिस्तान का नाम लेकर फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है और पाकिस्तान का पसीना छूट रहा है। हमने डैम थोड़े खोलकर सफाई शुरू की और इतने से वहां बाढ़ आ जाती है।
इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार सबूत नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि इस बार ऊपर वाला सबूत दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साथियों, हमें किसी से भी बैर नहीं है, हम सभी की भलाई चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा कदम उठाते हुए पहलगाम में कैबिनेट की बैठक की। सीएम ने कहा कि हम यहाँ केवल सरकारी पहल के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ इसलिए आए हुए हैं कि हम प्रदेश में दहशतगर्दी और खून खराबा नहीं चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर और पहलगाम के लोगों ने जो 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। हम सभी दहशतगर्दी और आतंकवाद के खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर में फिर से टूरिस्ट आए और यहाँ उनका स्वागत है, इसको लेकर हमने बैठक की। उन्होंने कहा कि दुनिया को जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को इकोनॉमी के तौर पर देखना चाहिए। हमें लगता है कि फिर से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आएंगे। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में पर्यटन को पुनर्जीवित करने में मदद करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से भी मांग की और कहा कि मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को कश्मीर में बैठकें आयोजित करने और वहां संसदीय समिति की बैठक आयोजित करने का आदेश दिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पहले ही ये अपील कर चुकी है। सीएम उमर का कहना है कि सरकार के इन ठोस प्रयासों से जनता का डर काफी हद तक कम होगा, सुरक्षा और विश्वास की नई भावना पैदा होगी और अंततः कश्मीर में पर्यटन के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे बहुत जरूरी आर्थिक राहत मिलेगी और सामान्य स्थिति वापस आएगी। उन्होंने कहा कि बीते 5-6 हफ्ते पूरे देश के लिए अच्छे नहीं रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर का ही हुआ है। इस मुसीबत के समय हमें केंद्र सरकार को भी मदद चाहिए और आगे बढ़ना है। मध्य प्रदेश की खंडवा जिले में एक 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ बर्बर घटना हुई। उसका गैंगरेप किया गया, आते निकालकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार इस जघन्य अपराध में 2 आरोपी हरि और सुनील ने न केवल महिला के साथ बलात्कार किया बल्कि इतनी क्रूरता की कि उनकी आंतें बाहर निकल आईं, जिसके कारण अत्यधिक खून बहने से महिला की मृत्यु हो गई। ये घटना शुक्रवार रात खलबा तहसील के रोशनी पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई। घटनास्थल खंडवा शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार पीड़िता और दोनों आरोपी कुरकू आदिवासी समुदाय से हैं और एक दूसरे के पड़ोसी थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.